नीति निर्देशक तत्व अर्थात भारतीय संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में अगर हम बात करें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अर्थात ये एक ऐसा टॉपिक है जो मूल अधिकार के बाद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप सरकारी नौकरी के लिए क्लास पढ़ रहे थे, इस वीडियो के अंत तक कॉपी क्रम लेकर बने रहिएगा। जी हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहां से प्राय परीक्षा प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि संविधान के किस भाग में है, तो यह भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, मतलब हम साफ कह सकते हैं इसे कि आयरिश संविधान से लिया गया है। कहां से? आयरिश संविधान से लिया गया है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का इसका अभिप्राय उन सिद्धांतों से है जिसमें राज्य द्वारा अपनी नीतियों के निर्धारण में आधारभूत स्थान प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें कि इसका जो मूल जो इसका है वो ये है, इसे हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर ये पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान निर्माणकर्ताओं ने इसे भारतीय संविधान के भाग 4 में रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, तो यही उद्देश्य था कि भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर इसमें देखा जाए जो अनुच्छेद है ये 36 से लेकर 51 तक है। इसके अगर देखा जाए इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का, तो आपको हम देखेंगे 3 भागों में हम इसके अनुच्छेदों को बांटकर पढ़ते हैं या पढ़ सकते हैं, जिसमें सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत, इसमें 3 भागों में डिवाइड करके हम अलग अलग अनुच्छेदों को पढ़ सकते हैं और पढ़ते भी। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में या नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है। यहाँ पर देखें हमें तो इनमें कुछ प्रमुख अंतर है, जैसे संवैधानिक स्थान, इसका संविधान में क्या स्थान है। तो देखिए, मूल अधिकार भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ये संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 है और ये 36 से 51 है, अगर संविधान में स्थान की बात किया जाए। आगे दूसरी बात, इसका न्यायालय की भूमिका क्या है। काफी महत्वपूर्ण है कि इन दोनों में जो अंतर है उसमें न्यायालय की भूमिका क्या है। तो जो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का प्रवर्तन उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के माध्यम से किया जा सकता है, जबकि हम नीति निर्देशक तत्व की जब हम बात करते हैं तो नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। यह इसका महत्वपूर्ण अंतर है। मतलब कि मूल अधिकार वाद्य योग्य है और नीति निर्देशक तत्व यह वाद्य योग्य नहीं है। अब इसकी प्रकृति की बात करते हैं कि इसकी प्रकृति में क्या अंतर है। देखिए, इसकी जो प्रकृति है, जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसकी जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। राज्य के कुछ कार्य पर प्रतिबंध लगाता है, मतलब सीधी सी बात है, ये व्यक्ति के अधिकार को बढ़ाकर बताता है और सरकार के अधिकार को कम करता है। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने अनुच्छेद 12 और 13 में इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करें, जो नीति निर्देशक तत्व है इसका प्रकृति क्या है। इसकी जो प्रकृति है ये राज्य को कुछ सकारात्मक कार्य करने की सलाह देता है। क्या करता है? राज्य को कुछ सकारात्मक कार्य करने की सलाह देता है। अब इसकी शक्तियां की बात करते हैं। इसकी जो शक्तियां हैं उसके मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है। अगर मूल अधिकार की शक्ति की बात करें तो जो मौलिक अधिकार को कानूनी शक्ति प्राप्त है। जी हाँ, अगर कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति या कोई ऐसा विधि या विधेयक बनाकर मूल अधिकार का हनन करती है, छोटा करती है, तब वहां पे माननीय न्यायालय उसे रद्द करने का भी प्रावधान करती है। जबकि नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करें तो वहां पर केवल नैतिक शक्तियां प्राप्त है। कैसी शक्तियां प्राप्त है? यहाँ पर केवल नैतिक शक्तियां ही प्राप्त है। चलिए अब इसके और आगे देखते हैं हम लोग। जी हाँ, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के देश हित में, राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने शक्तियां देख ली। अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो मौलिक अधिकार है इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। क्या करना है? लोकतंत्र की स्थापना करना है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। जब आप प्रस्तावना पढ़े होंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, मतलब आपने वहां पे देखा है कि यहां पर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अब हम प्रतिबंध की स्थिति की बात करते हैं। हमारे जो मूल अधिकार है
यह मौलिक अधिकार है, ये विशेष परिस्थितियों में उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है ये असीमित है, इन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अपवाद को छोड़कर कुछ अनुच्छेदों को छोड़कर, और कौन कौन सा अनुच्छेद छोड़कर सारे अधिकार, मूल अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं, ये हमने पढ़ाया है। इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में जाकर दे दीजिएगा। अब आते हैं निलंबन की बात करते हैं। निलंबन क्या है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन किया जा सकता है, जब आपातकाल हो, 352, 360, 356 में तो राष्ट्रपति शासन है राज्यों के द्वारा, तो ज्यादातर इसका प्रयोग 352 में ही किया जाता है, 367 तक लगा ही नहीं है। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यहां पर किसी भी स्थिति में इसका निलंबन नहीं किया जा सकता। यह कुछ मूल ऐसी बातें थे जो हमने आपको बताया कि हम लोगों ने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो प्रमुख अंतर था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया और जान लिया। अब आते हैं इसके कुछ भौतिक विभाजन, इस मतलब नीति निर्देशक तत्व का विभाजन हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका विभाजन, सबसे पहले इसकी आर्थिक सुरक्षा संबंधित जान लेते हैं कि इसकी आर्थिक सुरक्षा संबंधित कौन सा विभाजन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे में भी मैं चाहूंगा कि आप लोग भी पढ़ें और जानें। ठीक है, यहां पर राज्य की अगर आप हेडिंग बना रहे होंगे तो हेडिंग बना के लिखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, आर्थिक सुरक्षा संबंधी। पहला क्या है? आर्थिक सुरक्षा संबंधी मतलब राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। साथ ही साथ राज्य के भौतिक, जितने भी राज्य के भौतिक साधन, उन साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की एक ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। संपत्ति व उत्पादन के साधनों को केंद्रीकरण न होने, माने जो संपत्ति के साधन है उनका केंद्रीकरण न होने दे, यह भी इसका भी ध्यान रखना है। माने किसी एक ही व्यक्ति के पास या पूरे देश की संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग समूह, जाति विशेष के पास न रहने पाए। बच्चों के जो बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य का जो विकास के अवसर सुविधाएं उपलब्ध कराए, उनके शोषण का अंत हो। यहां तक कि कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, औद्योगिक संस्था प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी है। इसके अलावा राज्य में जो श्रमिक, पुरुष स्त्री श्रमिक के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों के सुकुमार जो उनके अवस्था का दुरुपयोग न होने देना, ये एक तरह से आर्थिक सुरक्षा संबंधित ये विभाजन के तौर पर हम पढ़ सकते हैं, जिसकी झलक हमें 4 में देखने को मिलती है। यहां पर हम देखेंगे कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल जो अवस्था होती है उन अवस्थाओं में कार्य करना पड़े। स्त्रियों की प्रसूति सहायता के लिए उपबंधक होगा। मतलब यह था विभाजन नीति से तत्व का आर्थिक सुरक्षा के आधार पर। अगर शासन संबंधी की बात करें तो शासन संबंधी भी, माने यहां पर ग्राम पंचायत का गठन करना, स्वशासन के अवसर उपलब्ध कराना, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, पूरे भारत अर्थात संपूर्ण भारत के लिए एक समान विधि कानून की व्यवस्था करना, यह भी इसके अंतर्गत आता है शासन संबंधी। अब इसके बाद आता है सामाजिक विकास संबंधी। अब कहेंगे सर सामाजिक विकास संबंधी क्या है? ये भी आपके परीक्षा में है, इसे भी आपको पढ़ना चाहिए। तो जो सामाजिक विकास की बात करें, माने जीवन स्तर, स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रयास करने चाहिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण की योजनाएं बनाना चाहिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आइए उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा माने जो संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहार से अंतरराष्ट्रीय विधि, संधि, बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा।
अंतरराष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थ द्वारा निपटारा करने का प्रोत्साहन देगा। साथ ही साथ राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि भी करेगा। यह कहां पर है? यह आपके भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका भी वर्णन। चलिए अब और आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद अगला आता है सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए। माने इसमें क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, सांस्कृतिक विकास के अवसर प्रदान करना, प्राचीन स्मारक और कलात्मक महत्व के स्थान को सुरक्षा करना। एक प्रमुख चीजें थी जो हमने अध्ययन के दृष्टिकोण से आपको पढ़ा दिया और आपको समझा दिया। अब आइए कुछ प्रमुख अनुच्छेदों की बात करते हैं जहां से नीति निर्देशक तत्वों में आपके भर्ती परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि यहां पर जो सामाजिक, यहां पे देखा जाकर एक एक करके, तो सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत, इनमें कुछ अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे और हम ये प्रयास करेंगे इनके विषय में भी हम आपको सारी बातें बताते रहें, क्योंकि परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 36 और 37 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 36 से 51 तक है। 36 क्या है? देखिए 36 इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। मतलब इसमें क्या किया गया है? जो राज्य शब्द दिया गया है उस शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य का मतलब यह है केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन स्थानीय प्राधिकरण और अन्य लोक प्राधिकरण से इसका संबंध है। उन सभी को हम क्या कहते हैं? राज्य शब्द का इसमें अनुच्छेद 36 में इसकी व्याख्या की गई। अगर 37 की बात करें तो यह अनुच्छेद यह घोषणा करता है, यह अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि निर्देशन तत्व देश के शासन के मूलाधार, निश्चय जो विधि बनाना है, कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना, यह राज्य का कर्तव्य होगा। और साथ ही साथ ये किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। हमने इसके अंतर में बता दिया, माने नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। यह बात इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, इसका जिक्र भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 के अंतर्गत किया गया। अब हम अगर वर्गीकरण करें, जैसे सामाजिक सिद्धांत का अगर वर्गीकरण करें, इसमें अनुच्छेद 38, 39 को 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, 43 या 47। अगर हम गांधीवादी सिद्धांत की बात करें तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 और 46, 47, 48, 43 भी। अगर हम उदार बौद्धिक सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 से 49, 50, 51 अंतर्गत आते हैं। यानी एक एक सेक्शन हम लोग बात करते हैं। माने इनका वर्गीकरण क्यों किया गया? अगर ये पूछा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव एलिमेंट्स का जो वर्गीकरण किया गया उसका कारण क्या था? माने संविधान में इन तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया, लेकिन इनकी दशा और दिशा के आधार पर अध्ययन के दृष्टिकोण से हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। जिसमें अगर हम सामाजिक सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत राज्य में लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की स्थापना करते हैं। इनका लक्ष्य राज्य में सामाजिक कार्य एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। यह राज्य को निम्न अनुच्छेदों में बांटे जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 38 लिखते चलिएगा नोट्स बनाकर। अनुच्छेद 38 क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा। शॉर्टकट में बता रहे हैं ताकि आपके नोट्स बन जाए और परीक्षा में आपके अंक भी पूरे हो जाए। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, आय की जो असमानता है उसे दूर करना, इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में की गई है, मतलब 38। अब आता है अनुच्छेद 39। 39 क्या है? राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार से करे कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार मिले। यह कहां गया है? 39 में। इसमें कहा गया है धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रीकरण को रोकना, मतलब सभी तक, मतलब ऐसा ना हो धन उत्पादन केवल एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष तक ही रह जाए। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, कहां कहा गया है? 39। कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति, बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, यह भी कहा गया? 39 में कहा गया। अलग अलग उपखंड में कहे गए हैं। अगर 39A की बात करें हम तो समान न्याय एवं
गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराना है। जी हाँ, यहाँ पे समान न्याय की बात की गई है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में कही गई। अब अनुच्छेद 41 की बात करते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। अनुच्छेद 41 क्या है? ये काम और शिक्षा, जी हाँ, यह है काम और शिक्षा पाने के लिए बेकारी और बुढ़ापा, बीमारी और ऐसी दशाओं में जो काम करने के योग्य नहीं है, लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करता है। कौन सा? अनुच्छेद 41। 42 की बात करेंगे तो 42 क्या है? काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशा, जैसे प्रसूति सहायता का उपलब्ध कराना, ये अनुच्छेद 42 में, जो मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए। अगर हम 43 की बात करें, अनुच्छेद 43 भी इसमें है। यहाँ पे राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर बढ़ाने का प्रयास करना। जैसे मैं पूछ दिया कि मनरेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जो मनरेगा है वो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आएगा अनुच्छेद 43A। 43A क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कार्यकारों का भाग लेना। अब एक अनुच्छेद लास्ट बचता है, अनुच्छेद 47, सामाजिक सिद्धांत। ये क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 47 में इसका वर्णन किया गया। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये है गांधीवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, ताकि आदि निःशुल्क क्लासेज जो है आप लोग को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिलती रहे। अब और आगे देखेंगे इसमें। अब अगर हम गांधीवादी की बात करें तो इस सिद्धांत में अनुच्छेद 40, 43, 43, 46, 47, 48 प्रमुख रूप से आते हैं। माने इस सिद्धांत में गांधीवादी विचारधारा पर आधारित यह सिद्धांत गांधी जी द्वारा उनकी सोच, उनकी कल्पना को बताती है। यह सिद्धांत राज्य की अपेक्षा करती है। क्या क्या करती है? अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। माने ग्राम पंचायतों का गठन, उन्हें आवश्यक शक्ति प्रदान करना। माने ग्राम पंचायतों का गठन करना, उन्हें आवश्यक शक्ति प्रदान करना, स्व सरकार, स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। ये कहाँ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में। अगर हम 43 की बात करें, अनुच्छेद 43 क्या है? तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है अनुच्छेद 43, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना है। अब आता है 43B, माने सहकारी समितियों से स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के अंतर्गत। इसके बाद अनुच्छेद 46 आता है, माने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दुर्बल वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक जो प्रतिबंध है उनका प्रयास करना। माने उन्हें आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करना। माने जो अनुसूचित जाति है, SC ST, माने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो दुर्बल वर्ग शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करना, उनका ख्याल रखना, उन पर बढ़ाने के ध्यान देना। अब अनुच्छेद 47, स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक मादक पेय औषधियों पर प्रतिबंध का प्रयास करना, जैसे चरस, गांजा, अफीम, इन पर क्या करना? प्रतिबंध लगाना। यह अनुच्छेद 47 में वर्णित है। 48 क्या है? गाय, बछड़ों या दुधारू पशुओं के सुधार, उनके वध के प्रतिरोध हेतु कार्य करना ताकि उनके वध न हो। इसी में कहता अनुच्छेद 48 का लिख लीजिएगा। ये 48 का यहां भी है, वहां भी है। 48 का ये पर्यावरण के संवर्धन की बात करता है। ये जो है 48 का है, ये पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा की जिक्र भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 के अंतर्गत किया गया। अब अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो है उदार बौद्धिक सिद्धांत।
जी हाँ, इसके लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे करके। देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास से नोट समझ में अगर कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऑफिस का नंबर है, यहां से जुड़कर आप जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आप सभी के लिए मेरे द्वारा निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में उपलब्ध कराई जा रही है। बाकी घर बैठे क्लास और नोट्स के लिए इन नंबरों पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे फ्री क्लास के लिंक आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या है। माने इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादी विचारधारा से संबंधित है। ये राज्य के निर्देश, ये राज्यों को निर्देश देते हैं क्या क्या, जैसे अनुच्छेद 44, ये भारत के सभी राज्यों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, माने ये समान सिविल संहिता की वकालत करते हैं भारत के सभी राज्यों में, और केवल एक राज्य में अभी तक लागू है जिसका नाम है गोवा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 45, तो सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। आगे चलकर देखेंगे इसमें एक अनुच्छेद और जुड़ता है 45 को 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद, माने 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषाहार की व्यवस्था करना। इसके बाद ये अनुच्छेद हम लोगों ने देख लिया 45। अब हम लोग बात करेंगे इसके अनुच्छेद 48 में। तो जो अनुच्छेद 48 है यह कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने तथा जो पशु हैं उनके सुधार करना, उनके वध को रोकना, इनका काम प्रावधान है वो कहां से होगा, वो आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48। अब 48 का भी ऊपर हम लोगों ने बात किया था गांधीवादी विचारधारा में भी और सामाजिक उदारवादिता में भी है। मतलब पर्यावरण का संरक्षण करना, संवर्धन करना, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, यह भारतीय संविधान का 48 एम है। अतः 49 बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। 49 क्या है, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारक या स्थान वस्तुओं का संरक्षण करना, माने ऐतिहासिक धरोहर की संरक्षण करने की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के अंतर्गत की गई। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। 50 क्या है, इंपॉर्टेंट है, राज्य की न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, माने जो न्यायपालिका है उससे कार्यपालिका को अलग करने की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में। 51 क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया। मेरा आपसे एक सवाल है ये कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 का क्या है, इसका संबंध किससे है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद जोड़ा गया था। एक बात और है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। इसको क्या कहा था, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। समझ में आ रहा, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है। किसी के मन में और कोई सवाल, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग 50। देखिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ भाग 3 भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। आगे भी देखेंगे, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1773 में कि जो 42वां संविधान संशोधन के बाद कि मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक। यह कहा गया था, यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब यहां पर कई चीजें आप लोग को मिलेगी जो परीक्षा में पूछी जाती है। मैं आपको प्रश्न भी पूछ रहा हूं, अभी थोड़ी बातें मैं और आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन पहले उसके पहले मैं आपको कुछ बातें यहां बताना चाहूंगा, उसके बाद ठीक है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए भाग 4 में अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। 37 में क्या है, विधि निर्माण के समय जो निदेशक तत्व को लागू करना है। फिर अनुच्छेद 39 में समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता, यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
आगे 43 का क्या है, उद्योगों के प्रबंधन से है। ठीक है, 43 का क्या, उद्योगों के प्रबंधन से है। इस प्रकार से हम लोगों ने कई चीजें, कई अनुच्छेद को देख लिया। तो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में, ये केवल गोवा राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। ग्राम पंचायत गठन अनुच्छेद 40 में है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, इसके तथ्यों के और आगे हम लोग बात करेंगे, जहां से आपके परीक्षा में प्रायः सवाल आते हैं। क्या आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो जरूर पूछिएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से क्या नीति निर्देशक तत्वों में कुछ जोड़े गए हैं, अगर बात की जाए तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39 जोड़ा गया था, अनुच्छेद 39 जोड़ा गया। माने बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर एवं सुविधाएं तथा नैतिक आर्थिक प्रत्याग से जुड़ा हुआ है। 39 का जोड़ा गया समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता। 43 का जोड़ा गया उद्योगों के प्रबंधन, कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया पर्यावरण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। उसके बाद अगर हम 44वें संविधान संशोधन की बात करें, 44वां संविधान संशोधन 1778, इसमें 38(2) जोड़ा गया। माने राज्य आय की असमानता को कम करेगा तथा प्रतिष्ठा, अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा। फिर आगे चल के देखेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 45 का प्रतिस्थापन किया गया। 45 का प्रतिस्थापन किया गया, उसमें कहा गया 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा संबंधित निर्देश दिए गए। फिर और आगे देखेंगे कि फिर आता है 97वें संविधान संशोधन 2001 में होता है। इसमें अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों का गठन, संचालन, नियंत्रण, प्रबंधन का निर्देश देता है। ठीक है, देखिए यहां पर अन्यत्र भी इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 350, 351, 355। 351 क्या है? 351 कहा गया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग ये जानते होंगे कि केंद्र सरकार या संघ सरकार या राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि वो क्या करे, हिंदी भाषा के प्रसार के लिए कार्य करेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे कई चीजें देख लिया। देखिए एक प्रश्न आता है कि कौन सा मूलाधिकार का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत के 39 ख और ग में वर्जित निर्देशक तत्वों को है, वह अनुच्छेद 14 तथा 19 से। आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इतना डीप में हमारे और आपके लिए पढ़ना नहीं है, जितना डीप में हम आपको बताते चले। तो अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछेगा, कि मैंने ये प्रयास किया है कि आपको सारे तथ्यों को विस्तृत रूप से व्याख्या कर दी है। जो परीक्षा प्रश्न आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? 39 घ में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 घ समान काम के लिए समान वेतन इंपॉर्टेंट है। समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता ये कहां है? ये 39 क में है। काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। काम हेतु न्याय संगत मानोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता ये 42 में है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी ये 43 में है। समान नागरिक संहिता 44 में है। 6 वर्ष से कम आयु के जो शिशु हों, बाल्यावस्था की देखभाल, उनके अंदर शिक्षा का प्रबंधन ये 45 में है, उस पर स्थान किया गया। 47 में मद्य निषेध की बात किया जाता है। मादक पेय पदार्थों का उपयोग निषेध, और मतलब मद्य निषेध है ये। उसके बाद आप देखते हैं 48 कृषि और पशुपालन से है। 48 का ये पर्यावरण सुरक्षा संबंधन वन्य जीवों का संरक्षण से है। 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण है। 51 अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा। देखिए 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 21 क में एक मूल अधिकार है, न कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, यह बात आप लोग जानते रहिएगा। प्राय कई वीडियो में हमने भी जब बताया तो वहां पे हमने यही बताया था, लेकिन आज आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा कि शिक्षा का जो मूल अधिकार है ये अनुच्छेद 21 क में है, जो भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था।
ठीक, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। बताइए। देखिए, संविधान में अन्यत्र वर्णित जैसे जो नीति निषेध तत्व है, जो नीति निषेध सिद्धांत है, वो हम और आप लोग ये जानते हैं कि ये भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक ही वर्णित है। क्या इसके अलावा भी वर्णित है? जी हाँ, उसके अलावा भी इसका जो है दायरा 3 अनुच्छेदों में मिलता है, जो आपका अनुच्छेद 350, 351 और 355 है, 35 है, 335 है, ठीक है, 335 है। आइए जानते हैं, ये अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 350 क्या है, तो राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के, राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। मतलब राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों के शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 351, अभी हमने इसके बारे में जिक्र किया था। संघ का यह कर्तव्य होगा, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा के प्रसार तथा विकास के लिए काम करे। अनुच्छेद 335 क्या है? संघ या राज्य के सेवाओं में नियुक्ति करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एससी और एसटी के सदस्यों के दावों का जो प्रशासन की दक्षता है उनको ध्यान में रखते हुए दिया जाए। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर नीति निषेध तत्व के बारे में बात किया है। अगर यहाँ पे बात करें, एक 25वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें, तो 35वें संविधान संशोधन 1971 में 39 ख तथा ग में वर्णित जो निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 14 तथा 19 में वर्णित मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान किया गया। मतलब नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए राज्य कोई विधि बनाती है तो इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में वर्णित किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। ये याद रखिएगा। 39 ख और ग में मतलब कोई राज्य सरकार ऐसा कानून बनाती है, ऐसा विधि बनाती है जो 14 और 19 में किसी भी मूल अधिकार का हनन करता तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं जाए। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ग को एक संवैधानिक भी घोषित किया। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने देख लिया। और अगर 42वें संविधान संशोधन की बात किया जाए, 42वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो यहां पर भी संविधान का अनुच्छेद 31 ग में संशोधन कर भाग 4 के सभी निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान किया गया। लेकिन आगे चलकर मिनर्वा मिल्स का बनाम भारत संघ के मामले में इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग में जोड़े गए उपबंधों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि उसे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट होता था। फिर न्यायालय कहा कि जो मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। 42वें संविधान संशोधन पे आगे चलकर मिनर्वा मिल्स के बनाम में उसके बाद ये कहा जाता है केशवानंद भारती के बाद कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे क्या है? अतः एक दूसरे पर पूर्णता वरीयता नहीं दे सकती, एक दूसरे क्या है? ये पूरक है। फिर आगे चलकर माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालय भाग 3 तथा भाग 4 के जो मध्य सामंजस्य है, जो संतुलन है, इस संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो यहां तक आज हम लोगों ने आप लोगों के साथ मिलकर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ लिया, नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ लिया, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद आप सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश सर जरूर जुड़ जाएंगे, ताकि हम जो मैं गेस्ट ग्रुप में आपको निःशुल्क कक्षाएं देता हूं अपने बचे हुए समय पे आप उसका आनंद ले सकें, क्लास की पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सके। अगर फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, वहां भी जुड़ सकते हैं, या इंस्टाग्राम ट्विटर पर मेरी भी एक व्यक्तिगत आईडी है इंस्टा पर, फेसबुक पर, वहां पर भी आप हमें फॉलो अप कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। क्या आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल है? एक कुछ सेकंड हम आपके सवाल देख लेते हैं। अच्छा, आवाज स्लो आ रही थी क्या आज? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। यहाँ पर राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत था भाग 4 36 से 51 तक, उनके बारे में जो मौखिक चीजें थी, जो
परीक्षा वाले तथ्य को मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया और समझा भी दिया। मैं अनुच्छेद 45 को एक बार और समझा दे रहा हूं, क्योंकि 45 काफी चर्चित है। देखिए, अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान किया गया था पहले कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, लेकिन 6वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इस निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। इसके स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रस्तापित किया गया जो 45 क के नाम से जाना जाता है, माने राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के उपबंध का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे था ये महत्वपूर्ण जो मैंने 45 के बारे में बता दिया। अब मुझे नहीं लगता आपके मन में कोई प्रश्न होगा, फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा। अगर ऐसा कुछ है तो बताइएगा, इस वीडियो के बारे में अपने 10-10 साथियों से बताइएगा। और हाँ, ऑनलाइन क्लास नोट्स घर बैठे प्राप्त करने के लिए इन नंबर पर व्हाट्सएप करके कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है और हमने आपके सारे तथ्यों को समझाने का भरपूर प्रयास किया। मुझे लगता है इसके बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं है। एक छोटा सवाल हमारा आपसे है और आप जरूर बताइएगा कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। आप लोग जरूर बताइएगा कि कार्यपालिका का न्यायपालिका के साथ पृथककरण किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है और ये किस संविधान से लिया गया था। अगर हम देखा जाए कि नीति निर्देशक सिद्धांत की जो अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया था, इन सभी का जवाब वीडियो के लास्ट में खत्म होने के बाद जरूर दीजिएगा। और आप इस वीडियो के बारे में अपने 10-10 साथियों को